नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का सीजीपीएससी नॉलेज हब के इस यूट्यूब चैनल पर। यहाँ पर मैं फूड इंस्पेक्टर की क्लास ले रही हूँ, जिसमें मैं उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 को बताऊंगी। पूरा धाराओं के सहित रहेगा, लेकिन एक चीज याद रखिएगा, इसको हम दो पार्ट में पढ़ेंगे। वजह मैं बताती हूँ आपको, क्योंकि इसका जो धारा है, जब 2019 में अपडेट हुआ है तो 107 धाराओं के साथ आया है। अगर 107 को आप एक साथ करते हैं तो आपको लिए जो है थोड़ा सा इश्यू कर सकता है। तो हम लगभग 1 से 50 धारा को एक साथ और 51 से 107 को एक साथ कर लेंगे, तो आपको इजीली समझ में भी आएगा और आपका जो नेट बचा है उसका जो है उचित उपयोग भी हो सकेगा। तो दो पार्ट में हम लेंगे। तो हम जो है आज का जो हमारा शुरू करेंगे, उससे पहले आप लोग जो है अगर नए होंगे तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा। शुरू में भी लाइक कर सकते हैं, बाद में भी लाइक कर सकते हैं, बीच में भी लाइक कर सकते हैं, और बिल्कुल भूलिएगा मत, और शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों में जिनको भी जरूरत है। और साथ ही कमेंट करके भी बताइएगा कि आपको वीडियो की जानकारी कैसी लगी। चलिए शुरुआत करते हैं। हमारा जो ये अधिनियम है उसकी पहला अध्याय होता है प्रारंभिक, जिसमें ज्यादातर जो है संक्षिप्त नाम विस्तार लागू होना ये बताया जाता है और परिभाषाएं वगैरह दिखती है। तो धारा 1 हमारा हमेशा ज्यादातर देखोगे आप संक्षिप्त नाम विस्तार प्रारंभ लागू होना बताता है, चाहे कोई भी अधिनियम हो। तो इस अधिनियम का नाम क्या होगा? उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 होगा नाम। अधिनियम जब लागू हुआ था तब जम्मू कश्मीर वाला मुद्दा नहीं हटा था, 370 वाला जो धारा है वो था। तब उस समय अधिनियम में कहा गया जम्मू कश्मीर के सिवाय संपूर्ण भारत पर लागू होगा। पर याद रखना, ये उपभोक्ता से रिलेटेड है, तो ये अभी संपूर्ण भारत में आपको लागू होना माना जाएगा। लेकिन अगर अधिनियम के अनुसार बोले तो आपको ये जम्मू कश्मीर वाला को लेके चलना होगा, पर अभी जो है पूरे भारत पे ये लागू दिखेगा। अधिनियम उस तारीख को प्रवृत्त होगा जिस दिन केंद्र सरकार अधिसूचित करे। केंद्र सरकार द्वारा अधिसूचित कर अभिव्यक्त किए गए वस्तुओं तथा सेवाओं को छोड़कर सभी पर यह अधिनियम जो है लागू होगा। कहने का मतलब यह है कि अगर कोई केंद्र सरकार ने अधिसूचित किया है किसी विशेष वस्तु को कि इस पर नहीं लागू होगा, तो उसको छोड़कर बाकी सब पर यह अधिनियम लागू होगा। तो आपको पता होगा 20 जुलाई, मैंने सुबह वाला जो क्लास लिया था उसमें पढ़ाया था, 20 जुलाई 2020 या यहां से जो है ये प्रभावी हुआ है, लागू हुआ है। तो इसको ध्यान रखेंगे। आते हम अब हमारी जो अधिनियम की धारा 2 जो हमेशा परिभाषाओं से रिलेटेड रहती है, तो कुछ परिभाषाओं को देखेंगे। कुछ परिभाषाओं को मैंने यहाँ पे छोड़ा हुआ है जिससे क्वेश्चन आने की संभावनाएं थोड़ी कम है। अगर आप उसको पढ़ना चाहते हैं तो मैं आपको इसका जो अधिनियम है वो तो नहीं मिला था, बट इसका विधेयक मेरे पास है, मैं वो डाल दूंगी टेलीग्राम पे, और वहां पे से आप और परिभाषाओं को देख सकते हो। लेकिन जहां से क्वेश्चन बनने की संभावना है उस महत्वपूर्ण परिभाषाओं को मैं यहाँ पे बता देती हूँ। जैसे विज्ञापन, वैसे विज्ञापन मैंने बताया हुआ है एक पिछले क्लास में कि श्रव्य दृश्य प्रचार या किसी प्रकाश, ध्वनि, धुआं, गैस, मुद्रित इलेक्ट्रॉनिक माध्यम, इंटरनेट, वेबसाइट या किसी भी माध्यम से किया गया हो, या फिर कोई सूचना परिपत्र, लेबल या फिर रैपर, बीजक या कोई ऐसे दस्तावेज से जो है छपाया गया हो, या जहां पे जो है आपको बांटा जा रहा हो, वो सभी क्या होते हैं? विज्ञापन होते हैं। सामान्य सी भाषा है, जो भी आपको दिखता है कहाँ कहाँ आपका विज्ञापन, आप उसको लगा सकते हो। सभी विज्ञापन में आएंगे तो अपने हिसाब से उसको दिमाग का यूज कर सकते हो। आते हैं समुचित प्रयोगशाला की परिभाषा क्या दी गई है। तो समुचित प्रयोगशाला से कोई प्रयोगशाला या संगठन यह अभिप्रेत है जो कि केंद्र सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त है, किसी राज्य सरकार द्वारा ऐसे मार्गदर्शक सिद्धांतों के अधीन रहते हुए जो कि केंद्रीय सरकार द्वारा इस निमित्त जारी किए जाए, मान्यता प्राप्त है। सीधी सी बात है, राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त है। उसके अलावा तत्समय प्रवृत्त किसी विधि द्वारा उसके अधीन स्थापित किया गया है। कोई विधि या कानून के तहत अगर कोई प्रयोगशाला स्थापित की गई है तो भी, या संगठन स्थापित किया गया है तो भी समुचित प्रयोगशाला में आएगा, जिसका केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार द्वारा किसी माल के अवधारण करने की दृष्टि से कि क्या उस माल में कोई त्रुटि है, विश्लेषण या परीक्षण करने के लिए वित्त पोषण किया जाता है और सहायता की जाती है। कहने का मतलब यह है, समुचित प्रयोगशाला में कौन कौन आएंगे? जो केंद्र सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त हो, या राज्य सरकार द्वारा मार्गदर्शक सिद्धांतों के अधीन स्थापित हो, या फिर किसी उस समय के जो विधि है, कानून है, उस समय जो चल रही है उसके द्वारा स्थापित हो, या केंद्र सरकार ने स्थापित किया हो या राज्य सरकार ने स्थापित किया हो। और क्यों स्थापित करेगा वो? ताकि माल में परीक्षण कर सके, उसका विश्लेषण कर सके, अनुरक्षण कर सके कि उस माल में कोई त्रुटि थोड़ी है। फिर उसको जो है पूरा जो है, अगर केंद्र किया है तो केंद्र वित्त पोषित करेगा, राज्य किया है तो राज्य वित्त पोषित करेगा। यही होती है समुचित प्रयोगशाला। कूट में क्वेश्चन पूछ सकता है। शाखा कार्यालय, ये पॉइंट 3 में है, वैसे पॉइंट को तो नहीं पूछेगा, सीधा सीधा है, आप प्रावधानों को याद कर लीजिए। शाखा कार्यालय कैसे होंगे? ऐसा स्थापन जो विरोधी पक्षकार द्वारा
शाखा के रूप में वर्णित किया गया है, या कोई ऐसा स्थापन जो वही क्रियाकलाप या सारथ वही क्रियाकलाप कर रहा है जो स्थापन के मुख्य कार्यालय द्वारा किया जाता है। तो ऐसा ही लिखा हुआ है, अधिनियम की भाषा है। शाखा कार्यालय में विरोधी पक्ष द्वारा जो है वर्णित किया गया है ऐसी शाखा, या फिर कोई क्रियाकलाप हो रहा है जो मुख्य कार्यालय द्वारा किया जाता है, सेम वैसी शाखा कार्यालय कहलाएगा। तो ऐसे सभी जो आपका सुने होंगे जो आपके एजेंसीज रहती है उनकी शाखा कार्यालय अलग से रहती है। केंद्रीय प्राधिकरण, तो धारा 10 के अधीन जो केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण है वही केंद्रीय प्राधिकरण है, कोई दिक्कत नहीं है, पढ़ेंगे आगे। परिवादी क्या हो गया, थोड़ा सा देख लेते हैं। परिवादी का हो सकता है पूछ दे, वैसे एक बार पूछा हुआ क्वेश्चन है, फिर भी देख लीजिए। परिवादी कोई उपभोक्ता हो सकता है या कंपनी हो सकता है जो अधिनियम 1956 यानी 1956 के 1 से जो है जो उसमें वर्णित है। तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन कोई रजिस्ट्रीकृत कोई स्वैच्छिक उपभोक्ता संगम है वो भी हो सकता है। केंद्र सरकार या राज्य सरकार भी हो सकता है। केंद्रीय प्राधिकरण भी हो सकता है। एक या अधिक उपभोक्ता जो समान हित रखते हैं वो भी हो सकते हैं। उसके अलावा और भी है कि किसी उपभोक्ता की मृत्यु की दशा में जो दशा है उसमें उसका विधिक उत्तराधिकारी भी हो सकता है। यहाँ पे अप्राप्तवय उपभोक्ता की दशा में उसके माता पिता हो सकते हैं। अप्राप्तवय मतलब समझ लीजिएगा अवयस्क, अवयस्क है तो अवयस्क तो कौन रहेंगे, माता पिता। कहने का मतलब है कि उपभोक्ता में, उपभोक्ता यानी कि शिकायतकर्ता बोल सकते हो आप एक प्रकार से, या उपभोक्ता बोल सकते हो। तो ये इसमें जो है आपको इसी को कहा जाता है परिवादी। तो परिवादी में ये सभी शामिल हो सकते हैं। इसको जो है हमने शॉर्ट में एक बार पढ़ा है, अगर आपने पुराना वीडियो नहीं देखा होगा तो देख लीजिएगा, आपको बाकी चीजें समझ में आ जाएगी। अब परिवाद क्या होगा, परिवादी तो अपील करता है, जो अपील करना चाहेगा जो क्या करेगा, परिवाद दर्ज कराएगा। तो परिवाद क्या है आखिर में, तो किसी परिवादी द्वारा इस अधिनियम द्वारा या उसके अधीन कोई उपबंधित कोई अनुतोष अभिप्राप्त करने की दृष्टि से लिखित में किया गया कोई भी अभिकथन अभिप्रेत है। कहने का मतलब यह है कि अधिनियम के द्वारा या इसमें उपबंधित किसी बात को लेकर जो है लिखित में ऐसा कोई अभिकथन प्रस्तुत किया गया है, उसी को हम क्या कहते हैं, परिवाद। मतलब परिवादी जो बात बोलेगा अपने कथन में वही कहलाता है परिवाद। तो किसी व्यापारी या सेवा प्रदाता द्वारा कोई अनुचित व्यापारिक व्यवहार या कोई अवरोधक व्यापारिक व्यवहार अपनाया गया है, परिवादी बताएगा कि व्यापारी क्या या सेवा प्रदाता क्या कर रहा है, अनुचित व्यापार कर रहा है। या फिर क्या बताएगा कि उसके द्वारा क्रय किए गए या उसके द्वारा क्रय किए जाने के लिए जो करार किए गए माल या माल में जो है एक से अधिक त्रुटियां है। मतलब परिवादी क्या बताएगा कि मैंने सामने वाले व्यक्ति से क्रय किया था या उसके साथ करार किया था क्रय करने का, लेकिन इसमें बहुत ज्यादा त्रुटि है, तो उसको भी परिवाद में डालकर वो बता सकता है। या फिर क्या बता सकता है कि उसके द्वारा जो भाड़े पर ली गई या उपभोग की गई अथवा भाड़े पर लिए जाने या उपभोग किए जाने के लिए जो करार किया गया है उस सेवाओं में किसी भी प्रकार की कोई कमी है क्या, उसको भी परिवाद में डाल सकता है। परिवादी बताएगा मैंने भाड़े में लिया था इसलिए उपभोग करने के लिए, या मेरा मंशा क्या था उपभोग करना, लेकिन मैंने करार भी किया था पर इसमें जो है कमी है, तो भी परिवाद दर्ज करा सकता है। यथा स्थिति किसी व्यापारी या सेवा प्रदाता ने अगर परिवाद में वर्णित माल या सेवाओं के लिए कीमत जो है अधिक ले ली है, तो ये बताएगा व्यापारी या सेवा प्रदाता ने मुझसे ज्यादा पैसा ले लिया है, तो क्या करेगा वो भी परिवाद में जो है वर्णन करके बताएगा। मतलब परिवादी जो है अपनी शिकायत दर्ज कराएगा, मेरे से ज्यादा पैसा लिया है या गलत व्यवहार किया है या इसने जो है इसमें कमी की है, त्रुटि की गई है, सारी चीजों को जब बताएगा वही कहलाता है परिवाद। कर लिखित जो अभिलेख है वही परिवाद कहलाता है। उपभोक्ता, तो उपभोक्ता के बारे में हम लोगों ने पढ़ा हुआ है कि उपभोक्ता का तात्पर्य ऐसे व्यक्ति से है जिसमें किसी भी वस्तु पदार्थ अथवा सेवा को उपभोग प्राप्त करने के लिए या तो भुगतान किया है या अंशतः भुगतान किया है या फिर क्या है वचन दिया है। तो ये सब पढ़ चुके हैं हम लोग पहले क्लास में, फिर भी देख लिए रहो हल्का सा। उपभोक्ता का तात्पर्य ऐसे व्यक्ति से भी है जो सेवाओं को भाड़े पर लेता है, उपयोग करता है। ऐसा नहीं है कि क्रय करना, बस भाड़े पे भी लोगे तो भी आप उपभोक्ता हो, परंतु अगर आप वाणिज्यिक प्रयोजन के लिए सेवाएं ले रहे हो तो आप उपभोक्ता नहीं हो। जैसे आपने दुकान खोलना है, दूसरों को बेचना है, तो आप उपभोक्ता नहीं हो, आप तो खुद भी बेच रहे हो। स्वनियोजन के लिए, जीविका उपार्जन के लिए वही कार्य कर रहे हो तो, या ले रहे हो किसी चीज को, सेवा को, या क्रय कर रहे हो वस्तु को, तो भी आप जो है उपभोक्ता नहीं माने जाओगे, क्योंकि आप जीविका उपार्जन के लिए ले रहे हो, उसके बाद क्या करोगे आप उसको बेचोगे, तो ये अलग चीजें हो जाती है। उपभोक्ता का अधिकारों का हनन होने की स्थिति में शिकायत दर्ज कराने हेतु अधिकृत व्यक्ति, संस्था अथवा परिवादी में उपभोक्ता समान हित वाले
उपभोक्ताओं का समूह, केंद्र सरकार अथवा राज्य सरकार द्वारा अधिकृत व्यक्ति, पंजीकृत स्वैच्छिक उपभोक्ता संगठन, इनको भी हम उपभोक्ता में शामिल कर लेते हैं। मतलब उपभोक्ता में ऐसे परिवादी जो उपभोक्ता है या समान हित वाले उपभोक्ता है, केंद्र सरकार राज्य सरकार द्वारा अधिकृत कोई व्यक्ति है या पंजीकृत संगठन है, सभी को शामिल कर लिया जाता है उपभोक्ता में। अब उपभोक्ता विवाद क्या होगा? तो उपभोक्ता विवाद तभी होता है जब सामने वाला आपकी बात ना माने। तो ये मैंने सुबह भी बताया था कि ऐसा कोई भी विवाद जब व्यक्ति जिसके विरुद्ध परिवाद कर रहा है, परिवाद में अंतर्विष्ट अभिकथनों से वह इंकार करता है या उसका प्रतिवाद करता है। मतलब अगर हमने किसी के खिलाफ विवाद जो हो रहा है, किसी के खिलाफ कोई परिवाद दर्ज कराया है और उस परिवाद से सामने वाला व्यक्ति इंकार करता है, तब उसी को कहा जाता है उपभोक्ता विवाद। मतलब दोनों के बीच में विवाद हो गया। उपभोक्ता अधिकार में क्या शामिल होंगे ये भी जान लीजिए। ऐसे माल या उत्पादित सेवाएं जो जीवन और संपत्ति के लिए परिसंकट में है कि विपणन के विरुद्ध संरक्षित किए जाने का अधिकार। इसको मैं थोड़ा फास्ट ले रही हूँ इधर को, क्योंकि मैंने सुबह पढ़ाया था पहली क्लास में। मैंने पहले बार बोला था उस क्लास को आप लोग जरूर देखना, तभी आपको जल्दी समझ में आएगा, वरना वो फिर जो है जो परिभाषाएं हैं उसी में ही 1 घंटा चला जाएगा। तो मैंने ऑलरेडी जानबूझ के उसको पहले पढ़ा दिया है, तो इसको ध्यान रखिएगा। यथास्थिति मालों, उत्पादों और सेवाओं की क्वालिटी, मात्रा, शक्ति, शुद्धता, मानक और कीमत के विषय में सूचित किए जाने का अधिकार, ताकि उपभोक्ता को अनुचित व्यापार पद्धतियों के विरुद्ध संरक्षित किया जा सके। जहां तक संभव हो सके विभिन्न प्रकार के माल, उत्पाद, सेवाओं तक प्रतिस्पर्धी कीमतों पर आश्वासन का अधिकार, ये भी उपभोक्ता का अधिकार रहेगा। सुने जाने का और इस आश्वासन का अधिकार के समुचित मंच पर उपभोक्ता के अधिकारों को सम्यक विचारण प्रदान किया जाएगा। अनुचित व्यापार व्यवहार और निर्बंधित व्यापार व्यवहारों या उपभोक्ताओं के अनैतिक दोहन के विरुद्ध उपभोक्ता जागरूकता का अधिकार भी उसके पास होगा। तो ये सारी चीजें रहती है, इसीलिए हम लोग पहले क्या किए, इसको डिटेल में और आराम से पढ़ लिए, ताकि हम सिर्फ धाराओं को केवल याद करें दोबारा पार्ट में। इस पार्ट में केवल धाराओं को ही देखना है। जैसे त्रुटि की परिभाषा भी हमको दी गई है, देख लेते हैं क्या है त्रुटि थोड़ा सा। त्रुटि से आशय ऐसी क्वालिटी, मात्रा, शक्ति, शुद्धता या मानक में जिसमें तत्समय प्रयुक्त किसी विधि द्वारा या उसके अधीन अथवा किसी अभिव्यक्त या विवक्षित संविदा के अधीन बनाए रखना अपेक्षित है, या जिसको ऐसे माल के संबंध में किसी भी सरकार की रीति व्यापारी द्वारा दावा किया जाता है कोई दोष, अपूर्णता या कमी अभिप्रेत है। कहने का मतलब यह है कि तत्समय कोई भी चीज प्रवृत्त है, जो विधि है, मतलब जो नियम चल रहा है, उसके अनुरूप अगर किसी भी चीज में क्वालिटी, मात्रा, शक्ति, शुद्धता या मानक में कोई भी कमी या कोई भी परिवर्तन, कोई भी दोष या अपूर्णता दिखाई देती है, उन सब को त्रुटि में शामिल किया जाता है। कमी क्या होगा? तो कमी ऐसे कार्य की क्वालिटी, प्रकृति और रीति में। जब त्रुटि बात करेगा तो शुद्धता, मानक, मात्रा, शक्ति में, लेकिन कमी किसमें? क्वालिटी, प्रकृति, रीति में। दोनों को ध्यान रखिएगा। जिसमें तत्समय प्रयुक्त किसी विधि द्वारा या उसके अधीन बनाए रखना जो अपेक्षित था कि हाँ आपको ऐसी प्रकृति, ऐसी क्वालिटी रखनी थी सामान में, परंतु आपने नहीं किया, तो या जिसका किसी सेवा के संबंध में, किसी संविदा के अनुसरण में या अन्यथा किसी व्यक्ति द्वारा पालन किए जाने के लिए वचनबद्ध किया गया है, कोई दोष, अपूर्णता, कमी या अपर्याप्तता अभिप्रेत है। कहने का मतलब यह है कि एक नियम था, नियम कानून के तहत आपको क्वालिटी मेंटेन करनी थी, उसकी प्रकृति, रीति मेंटेन करनी थी, पर आपने क्या किया? ना तो आपने उस विधि का जो है फॉलो किया उसको, या कोई सेवा के संबंध में एक संविदा, एक कॉन्ट्रैक्ट था, फिर भी आपने को क्या कर दिया, उसमें अपूर्णता कर दिया या दोष उत्पन्न कर दिया, तो भी कमी मिलेंगे हम। या किसी व्यक्ति को आपने वचन दिया है कि मैं आपको ऐसा सामान दूंगा, पर आपने क्या किया? अपूर्णता रखा, दोष रखा, तो भी आप उसको कमी पे दर्ज करवाओगे। डिजाइन, डिजाइन जो है, डिजाइन से मतलब क्या है? किसी उत्पाद के संबंध में ऐसे उत्पाद के ज्ञात भौतिक या सारवान लक्षण, मतलब डिजाइनिंग मतलब क्या समझते हो आप? भौतिक सारवान लक्षण जो कि आपको दिखना चाहिए उत्पाद में, जो आपने आशा किया था, जो आपको पता था कि हाँ ऐसा बनेगा, परंतु ऐसा आपको मिला नहीं है। उत्पादन, जो उत्पाद है उसको उत्पादित करने के लिए उपयोग किए गए विनिर्माण या अन्य आशायित प्रक्रिया सम्मिलित है। कहने का मतलब है, डिजाइन का मतलब है कि आपने उत्पाद के संबंध में एक भौतिक या सारवान लक्षण बताया था सामने वाले को कि आप ऐसा प्रोडक्ट उत्पादित करो। जैसे कुरकुरे टेढ़ा मेढ़ा रहता है,
टेढ़ा मेढ़ा उसका डिजाइन है मान लो, तो सामने वाला बोलेगा कि आप टेढ़ा मेढ़ा कुरकुरे क्या करो, डिजाइन करो। लेकिन इस पर जो है आपने ऐसा आशा किया है या ऐसा आपको जो है लग रहा है कि सामने वाला उत्पाद को उत्पादन करके मुझे देगा जैसा मुझे क्या चाहिए, प्रातिरूप में या भौतिक दशा में चाहिए, तो इसी को हम कहते हैं डिजाइन। अगर इस पे जो है इस डिजाइन को अगर कोई व्यक्ति जो है फॉलो नहीं करता है तो फिर उस पर हम कार्रवाई करेंगे। तो वही है, जैसा आप बताओगे, आप आशा करोगे, वैसा ही उसका भौतिक और सर्वांग लक्षण, यही कहलाता है डिजाइन। छोटा सा है, समझने का बस है, थोड़ा सा समझिएगा। सीधे विक्रय से क्या तात्पर्य, थोड़ा सा देखते हैं नीचे। सीधे विक्रय से स्थायी खुदरा स्थान के माध्यम से भिन्न विक्रेताओं के नेटवर्क के माध्यम से मालों का वितरण और विक्रय सेवाओं का उपबंध। मतलब खुदरा स्थान से क्या करोगे आप, विक्रेताओं को नेटवर्क के माध्यम से सीधा क्या कर दोगे, विपणन वितरण और विक्रय। विपणन वितरण और विक्रय अगर सीधा करते हो खुदरा स्थान से नेटवर्क के माध्यम से, उपभोक्ता मतलब विक्रेता नेटवर्क के माध्यम से, तो वही होता है सीधा विक्रय। ज्यादा खास नहीं है। 14 में महानिदेशक, 15 में जिला आयोग दिया गया है, ऑलरेडी हम लोग इसके बारे में पढ़ेंगे। वैसे पॉइंट का या पॉइंट नंबर याद रखना जरूरी नहीं है, प्रावधानों को याद रखना जरूरी है। ई कॉमर्स, ये ई कॉमर्स है ना, याद रखिएगा। ई कॉमर्स से माल या सेवाओं का क्रय या विक्रय अभिप्रेत है जिसके अंतर्गत डिजिटल और इलेक्ट्रॉनिक नेटवर्क पर डिजिटल उत्पाद है। कहने का मतलब है डिजिटल और जो आपका इलेक्ट्रॉनिक नेटवर्क है या इंटरनेट पर जो आपका डिजिटल उत्पाद रहते हैं उसको कहा जाता है ई कॉमर्स। ई कॉमर्स क्या है, एक प्रकार से खरीदी बिक्री करने का एक माध्यम है, जो इंटरनेट के माध्यम से आप बिक्री भी कर सकते हो, खरीदी भी कर सकते हो। इलेक्ट्रॉनिक सेवा प्रदाता, देखते हैं इसमें क्या दिया है। इलेक्ट्रॉनिक सेवा प्रदाता, इसके बारे में भी पूछा जा सकता है। कोई व्यक्ति से अभिप्रेत है जो किसी उत्पाद विक्रेता को, किसी उपभोक्ता को विज्ञापन या माल या सेवाएं विक्रय करने में समर्थ बनाने के लिए, नियोजित करने के लिए प्रौद्योगिकी या प्रक्रियाओं को उपलब्ध कराता है, और इसके अंतर्गत कोई ऑनलाइन बाजार स्थान या ऑनलाइन नीलामी स्थल शामिल है। कहने का मतलब है इलेक्ट्रॉनिक सेवा प्रदाता माध्यम क्या रहेगा, इलेक्ट्रॉनिक माध्यम। चाहे उपभोक्ता को आप क्या विज्ञापन या माल या सेवाओं को विक्रय करने के लिए क्या करते हो, समर्थ बनाते हो। उसके बाद उसका उपयोग कैसे करोगे, मतलब ये सेवा प्रदाता उपयोग कैसे करेगा इस पूरे माध्यम का, तो प्रौद्योगिकी रूप से। प्रौद्योगिकी मतलब आप इंटरनेट का प्रयोग कर सकते हो, टीवी का, रेडियो का प्रयोग कर सकते हो, किस लिए, ताकि आप विज्ञापन दे सको अपने माल और सेवाओं के लिए। तो उपभोक्ता को अब तक जब तक बताओगे नहीं कि मेरा माल आया है, मैं ऐसा सेवा दे रहा हूं, तब तक उपभोक्ता आपकी तरफ आएगा क्या, नहीं आएगा। तो इलेक्ट्रॉनिक सेवा प्रदाता से कोई व्यक्ति अभिप्रेत है, ऐसा व्यक्ति जो किसी उत्पाद विक्रेता को, किसी उपभोक्ता को विज्ञापन या माल या सेवाएं विक्रय करने में समर्थ बनाता है। मतलब वो बोलेगा कि आप जो विक्रेता हो, आपने जो उत्पादित किया उसको आप बेचना चाहते हो, तो आप उपभोक्ता तक इस विज्ञापन को या अपनी माल सेवाओं को विक्रय करने के लिए लोगों को बताओ, लोगों को समर्थ बनाओ। इसके लिए क्या करो, आप जो भी प्रौद्योगिकी माध्यम या प्रक्रिया आपको दिख रहा है या ऑनलाइन बाजार दिख रहा है, वहां पर आप जाकर क्या करो, इसको प्रचारित करो। तो इसमें ऑनलाइन नीलामी स्थल भी शामिल होते हैं। यही होता है इलेक्ट्रॉनिक सेवा प्रदाता। समझिएगा, विक्रेता क्या करेगा, अपने उपभोक्ताओं को बताएगा। विनिर्माता क्या होंगे, 24वें पॉइंट में है, कुछ पॉइंट को मैंने छोड़ा हुआ है, काम का नहीं है उतना ज्यादा। अगर आपको सबको पढ़ना है, मैं विधेयक वाला दे दूंगी, इसका अधिनियम वाला मुझे मिला नहीं था, कितना खोजने पे भी नहीं मिला है अभी तक। एक बुक वगैरह में दिखेगा पर पूरा नहीं दिया है, पर विधेयक से आपको पूरा मिल जाएगा, सेम टू सेम है, कुछ ज्यादा अंतर नहीं रहा है। क्योंकि 24वें नंबर पे विनिर्माता कौन सा व्यक्ति होगा, किसी माल या उसके भाग को बनाता है या उसका विनिर्माण करता है, किसी माल को बनाता नहीं है या उसका विनिर्माण नहीं करता है, किंतु अन्य व्यक्तियों द्वारा बनाए गए या विनिर्मित उसके भागों को संयोजित करता है। मतलब या तो खुद विनिर्माण बना सकता है, विनिर्माण कर सकता है, या नहीं बनाएगा, विनिर्माण नहीं करेगा, तो दूसरे से बनाया है दूसरा, उसके कुछ भागों में क्या कर सकता है, उसको संयोजित कर सकता है। मतलब कुछ भाग को ले सकता है दूसरे द्वारा जो बनाया गया है, या फिर अन्य विनिर्माता द्वारा बनाए गए या विनिर्मित माल में अपना स्वयं का चिन्ह लगाता है, लगवाता है, विनिर्माता कहलाता है। या तो खुद उसको भाग को बनाए, या तो थोड़ा सा भाग दूसरे से ले ले, या तो दूसरे ने जो पूरा पूरा बनाया है माल उस पे अपना ठप्पा लगा दे, चिन्ह लगा दे, तो भी वो विनिर्माता कहलाएगा। व्यक्ति, व्यक्ति के अंतर्गत देख लो कोई व्यष्टि, व्यष्टि इसमें व्यक्ति लिखा था, इसमें व्यष्टि लिखा था, तो इसमें देख लो कोई व्यक्ति मतलब क्या होंगे, जो व्यक्ति बताया है इसमें, उसमें कोई व्यष्टि भी आ सकता है, कोई फर्म भी आ सकता है, जो रजिस्ट्रीकृत है या नहीं फर्क नहीं पड़ता। हिंदू अविभक्त कुटुंब, सहकारी
सब सोसाइटी, व्यक्तियों का कोई जो संगम है, समूह है वो। उसके अलावा सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1880 के अधीन रजिस्ट्रीकृत जो है या नहीं वो भी, कोई निगम, कोई कंपनी या व्यष्टि निकाय चाहे निगमित हो या नहीं, कोई कृत्रिम विधिक व्यक्ति जो किसी विधि पूर्ववर्ती उपखंड के अधीन नहीं आता हो। इसको आप पॉइंट में कर लेना। पहला कोई व्यष्टि, दूसरा कोई फर्म चाहे रजिस्ट्रीकृत हो या नहीं, तीसरा हिंदू अविभक्त कुटुंब, ये भी व्यक्ति कहलाएंगे, चौथा है सहकारी सोसाइटी, उसके अलावा पांचवा है आपका व्यक्तियों का संगम, चाहे वह सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम के अंतर्गत रजिस्ट्रीकृत है या नहीं, उसके अलावा कोई निगम, छठवां पॉइंट कंपनी या व्यष्टि निकाय चाहे निगमित हो या नहीं, सातवां पॉइंट में क्या है, कोई कृत्रिम विधिक व्यक्ति, और सातवां पॉइंट है कोई कृत्रिम विधिक व्यक्ति जो किसी भी पूर्ववर्ती उपखंड के अधीन नहीं आता। मतलब व्यक्ति में लगभग सब चीज शामिल हो जाते हैं, चाहे संस्था हो, कंपनी हो या आपका समूह हो, सारे चीज आ जाएंगे, निगम विगम सब आ जाएंगे, ऐसा मान के चलो। अब उत्पाद में क्या होगा, उत्पाद का मतलब होगा कोई वस्तु या माल या पदार्थ या कोई कच्चा सामग्री या विस्तारित चक्रव्यूह जो है प्रेत है जो गैसी, तरल या ठोस अवस्था में प्रसंस्करण के लिए मूल्य रखता है। कहने का मतलब क्या है, कोई भी वस्तु, माल या पदार्थ या कच्चा माल जो कि क्या है, विस्तारित है और जो गैस, ठोस, तरल जिस भी रूप में हो प्रसंस्करण के लिए मूल्य रखता हो, मतलब प्रसंस्करण करने के लिए जिसका आपको वैल्यू देना पड़े, ये सारे क्या कहलाएंगे, उत्पाद कहलाएंगे। जो पूर्ण रूप से संयोजित या संगठक भाग के रूप में परिधान किए जाने के लिए सक्षम है तथा जिसका उत्पादन व्यापार वाणिज्य के लिए किया जाता है। मतलब एक बात याद रखना, जो भी चीज हो वो कोई भी अवस्था में हो, प्रसंस्करण के लिए अगर वैल्यू रखता है, मूल्य रखता है तो उत्पाद है, और ऐसे उत्पाद का उत्पादन करके क्या कर सकते हैं, हम वाणिज्य व्यापार के लिए प्रयोग कर सकते हैं। तो इनको हम क्या ले लेते हैं, उत्पाद। परंतु याद रखिएगा, उत्तक, रक्त और रक्त उत्पाद या अंग इसमें सम्मिलित नहीं है। आप टिश्यू से कुछ बनाते हो, रक्त से बनाते हो या रक्त उत्पाद या अंग से बनाते हो, उसको आप उत्पाद नहीं बोलोगे। ये सभी चीजें गलत हो जाती है ना, कि आप किसी के अंग को पकड़ रहे हो, उसके रक्त से बना रहे हो, तो वो सही नहीं है। उत्पाद ऐसा जिसको आप लोगों तक पहुंचा सको, व्यापार वाणिज्य कर सको, पर उस चाहे वो कोई भी अवस्था में हो, उसका एक प्रसंस्करण के लिए मूल्य लगे, परंतु उसमें आप ऐसे चीजों को नहीं डाल सकते जो किसी व्यक्ति विशेष से संबंध रखते हो। मतलब कहने का मतलब है उनके शरीर या जीवन से संबंध हो, जैसे उत्तक है, मानव उत्तक लिखा है इसमें, रक्त है, रक्त उत्पाद अंग सम्मिलित है, तो उनको नहीं डालोगे आप उत्पाद में। विनियामक क्या होगा ये देख लो थोड़ा सा। विनियामक तत्समय प्रयुक्त किसी विधि के अधीन स्थापित एक निकाय या प्राधिकारी होगा, अभिप्रेत है उससे। अवरोधक व्यापारिक व्यवहार ये क्या होंगे, तो यहाँ इससे जो अभिप्रेत क्या है, ऐसा व्यापारिक व्यवहार जिसका आशय माल या सेवाओं से संबंधित बाजार में कीमत में या उसके परिधान की स्थितियों में ऐसी रीति से व्यवहार कौशल दिखाने या प्रदायों के प्रवाह को प्रभावित करने का है जिससे उपभोक्ता पर अनुचित कीमतें या निर्बंधन थोपे जा सके। तो अवरोधक व्यापारिक व्यवहार, ऐसा व्यवहार जो गलत है, तो इसको जो है आप उसमें मतलब डाल सकते हो। जैसे अगर कोई व्यापारी द्वारा कि ऐसे माल का प्रदाय या सेवाओं का प्रदान करने में करार पाई गई अवधि के परे विलंब जिसकी कीमत में वृद्धि हुई है, तो वृद्धि होने की संभावना हो या वृद्धि होने की संभावना हो, या ऐसा कोई व्यापारिक व्यवहार जो उपभोक्ता से यथास्थिति किसी अन्य माल या सेवा का क्रय करने, भाड़े पर लेने या उसका उपयोग करने, किसी माल या सेवा को पूर्व भाव या शर्त के रूप में क्रय करने, भाड़े पर लेने या उसका उपभोग करने के लिए अपेक्षा करता है। मतलब यहाँ पे क्या है, उपभोक्ता और जो आपका व्यापारी है इसके मध्य क्या हुआ, एक करार हुआ कि सामने वाला देगा, मैं उसका यूज करूंगा। लेकिन अवरोधक व्यापारिक व्यवहार क्या होता है कि सामने वाला जो व्यापारी है या उत्पादक है उसने अपना वादा पूरा नहीं किया और वो क्या कर रहा है, कीमत वृद्धि हो रही है, वृद्धि होने की संभावना हो रही है, और इसमें जो है इन लोगों ने पहले ही करार किया गया था कि इन लोग के बीच करार हुआ था कि जितने कीमत में ये दिया जाएगा, लेकिन ये क्या कर रहा है, जानबूझ के विलंब कर रहा है ताकि कीमत वृद्धि हो तब मैं क्या करूं, उपभोक्ता को बेचूं। तो ये गलत बात है। उसके अलावा ये क्या कर रहा है कि इसने जो है अपना जो भी सामान के लिए इन लोगों के में कॉन्ट्रैक्ट हुआ था कि सामने वाला क्या करेगा, मेरे को ये सामान बना के देगा, मतलब ऐसा व्यापार मेरे से करेगा करके उपभोक्ता क्या है, आशा कर रहा है। लेकिन जो व्यापारी है क्या कर रहा है कि उसके बदले वो किसी अन्य माल की बात कर रहा है कि अन्य माल को ले लो यार, भाड़े पे लो या इसका उपयोग कर ले लो, ये ज्यादा अच्छा है। इसका आप समझ सकते हो, जैसे मान लो दो निरमा कंपनी है ए और बी। मान लो आपने करार किया ए के लिए, पहली चीज
ए का वो पूर्ति नहीं कर रहा है सामने वाला व्यापारी आपको, क्यों? क्योंकि वो वेट कर रहा है कि कीमत बढ़े तब मैं बेचूं। और दूसरा क्या स्थिति हो सकता है कि वो बोले नहीं यार ए जो है अच्छा नहीं है, ऐसे करके आपको बहका रहा है और बोलेगा तुम बी का यूज कर लो। तो आपको जबरदस्ती भाड़े में लेने के लिए या माल सेवा का उपयोग करने के लिए अगर कोई व्यापारी जो है करता है तो भी उसको हम अनुरोधक जो है अवरोधक जो आपका बोल सकते हैं एक प्रकार से व्यापारिक व्यवहार मानते हैं। तो ये ध्यान रखिएगा, ये 41वें पॉइंट पे आया है। पर अवरोधक व्यापारिक व्यवहार में अवरोध उत्पन्न होना किसी भी स्थिति में। अब आते हैं 42वें नंबर पे जो है सेवा से रिलेटेड। तो सेवा में किसी भी प्रकार की कोई भी सेवा विपरीत है जो उसके संभावित प्रयोगकर्ताओं को उपलब्ध कराई जाए। मतलब कोई भी चीजें उपयोगकर्ता को उपलब्ध कराई जा सके वो सेवा है, जिसके अंतर्गत बैंक कार्य, वित्त पोषण सेवा, बीमा, परिवहन, विद्युत, ऊर्जा के प्रदाय, बोर्ड के अंतर्गत जो सेवाएं आती है, या इसके अलावा जो है आपका गृह निर्माण हो गया, मनोरंजन हो गया, आमोद प्रमोद के साधन हो गए, समाचार हो गया, या कोई जानकारी के संबंध में जो भी असुविधा का प्रबंध है, वो सारी चीजें सेवा है। कहने का मतलब है जो भी चीजें आपको मिल रही है, चाहे बैंकिंग सेवा हो, वित्त पोषित सेवा हो, बीमा हो, परिवहन हो, विद्युत हो, ऊर्जा हो, इसके अलावा घर बैठे आपका मान लो मनोरंजन के लिए साधन है, या समाचार पत्र है, आमोद प्रमोद के साधन है, या आपको घर बना के कोई चीजें मिल रही है, या आपको कोई जानकारी पहुंचने में जो संबंध में जो असुविधा हो रही है उसका कोई प्रबंध कर रहा है। जैसे आपको किसी ने आपको जानकारी नहीं मिल रहा है, आपको रेडियो ला के दे दिया, आपको मोबाइल से जो है बात करा दिया, तो ये सारी चीजें क्या है? सेवा है। मतलब हर वो चीज जो उपयोगकर्ता के लिए क्या हो, एक सुविधा उपलब्ध करा सके, वो होती है सेवा। तो सेवा में ये बताया गया है। नकली माल, ऐसे माल जिसका असली होने का दावा किया जाता है परंतु वास्तव में असली नहीं है, नकली है, सीधी सी बात है। उसके बाद व्यापारी क्या होगा? तो किसी माल के संबंध में व्यापारी होगा ऐसा व्यक्ति जो विक्रयार्थ किसी माल के विक्रय या वितरण करता है। इसके अंतर्गत उस विनिर्माता, वैसे विनिर्माता भी है जहां ऐसे माल का विक्रय या वितरण प्रदाय के पैकेज के रूप में किया जाता है, वो इसके अंतर्गत पैकर भी है। कहने का मतलब ये है व्यापारी वह व्यक्ति होगा जो विक्रय करने के लिए या विक्रयार्थ क्या करेगा या वितरण करने के लिए उठाएगा माल। या फिर ऐसे विनिर्माता को भी हम शामिल कर सकते हैं जो कि क्या करे, विक्रय करने के लिए या वितरण करने के लिए क्या करता है, उस सामान का निर्माण करता है, उत्पादन करता है, उसको पैकेजिंग करता है, यानी कि वो पैकर है। तो पैकर भी इसमें आ सकते हैं, जो कि क्या कर सकते हैं, बिक्री करने वाले जो व्यापारी है उनको भी आप शामिल कर सकते हो, जो विनिर्माता है उनको भी आप शामिल कर सकते हो। मतलब जो बेचने के लिए सामान उठाया ऐसा व्यापारी, जिसने सामान का निर्माण किया वो विनिर्माता, और जो व्यक्ति ने इसको पैकिंग किया वो पैकर। ये सारे के सारे व्यापारी माल के संबंध में व्यापारी में आते हैं। 47 नंबर पे भी एक है पॉइंट, और 46वां को छोड़ दिया है मैंने, उतना काम का नहीं था, पढ़ लेना, मैं डाल दूंगी। लेकिन जो इंपॉर्टेंट है वो जहां क्वेश्चन आ सकते हैं कूट में, वहां से पहले उठाया है। अनुचित व्यापारिक व्यवहार, वैसे हमने पढ़ा हुआ है लेकिन वो अवरोधक था, ये अनुचित है। इससे व्यापारी का ऐसा व्यापारी का विपरीत है जिसमें किसी माल के विक्रय, उपयोग या संप्रवर्तन के प्रयोजन के लिए अथवा कोई सेवा उपलब्ध कराए जाने के लिए कोई अनुचित पद्धति अथवा अनुचित प्रबंधक व्यवहार, जिसके अंतर्गत निम्नलिखित में से कोई व्यवहार आता है, अपनाया जाता है। मतलब ऐसे व्यवहार अपनाए जाते हैं जो कि अधिनियम में क्या किया गया है, उसको अनुचित माना गया है। तो हम क्या बोलेंगे उसको? अनुचित व्यापारिक व्यवहार। इसमें कौन कौन से व्यवहार आते हैं? मौखिक रूप, यहाँ पे ऊपर कर लेती हूँ थोड़ा समय, मौखिक रूप से या लिखित रूप से दिखाकर कोई कथन करने का व्यवहार जिसमें माल को अच्छे ब्रांड का बताकर बढ़ा चढ़ाकर प्रस्तुतिकरण किया जाए। मतलब अनुचित व्यापार में क्या आ सकता है? ऐसा भी हो सकता है कि उसको जो है मौखिक रूप से लिखित रूप से दिखा रहा है, देखो ये अच्छी क्वालिटी का, अच्छा बड़ा ब्रांड का है करके प्रस्तुतिकरण कर रहा है। जैसे आप कहीं कुछ लेने जाओगे, आपको क्या बताता है, ये तो बहुत अच्छे ब्रांड का है, ये ज्यादा अच्छे ब्रांड का, इसको ले लो। तो ये भी क्या है? अनुचित है। किसी सामान को विशिष्ट स्तर का बता रहे, एकदम क्वालिटी ये तो बेस्ट है, तो ये भी क्या है? अनुचित व्यवहार है। किसी पुरानी वस्तु को मरम्मत करके बेच रहा है, उसको नया बताकर, तो भी क्या है? अनुचित व्यापार है। तो या तो उसका बढ़ा चढ़ा के बता रहा है, आपको भ्रमित कर रहा है, या तो उसको सबसे बेस्ट क्वालिटी का बता रहा है, या पुराना वस्तु था उसको नया बना के बेच रहे हैं। तो ये सभी क्या है? एक प्रकार से अनुचित व्यापार है, अनुचित है ये।
अब आते हैं हमारा अध्याय 2। अब यहाँ से थोड़ा शुरू होगा, परिभाषाएं ही लंबी थी, तो अभी यहाँ से अध्याय 2 पकड़ते हैं हम, उपभोक्ता संरक्षण परिषद। याद हो जाएगा इजी से। पहले आपने जो है शुरुआती को पढ़ा, प्रारंभिक, कहाँ विस्तार, कहाँ इसका नामकरण वगैरह है, दूसरे में परिभाषा है, तीसरे जो आता है उससे पहले पढ़ लो अध्याय 2। अध्याय 2 बताता है उपभोक्ता संरक्षण परिषद को किस स्तर पर उपभोक्ता संरक्षण परिषद का क्या गठन किया जाएगा। तो धारा 3 है केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण परिषद को। सबसे टॉप लेवल पे कौन रहता है? केंद्रीय रहता है। तो केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण परिषद क्या होगा? तो पॉइंट में देखते हैं, पॉइंट पहला ही बताता है, केंद्रीय सरकार अधिसूचना द्वारा ऐसी तारीख से जो उस अधिसूचना में